फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा ऑल प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में चर्चा पूजा पाल के सपा से निष्कासन की। विधानसभा में चर्चा 24 घंटे चली और चर्चा थी कि विजन डॉक्यूमेंट और विपक्ष के रीजन 47, खास तौर से समाजवादी पार्टी के। लेकिन ज़्यादातर वक्ताओं ने 47 में क्या हो जाएगा उसका तो कुछ सत्ता पक्ष से तो दिखाई दिया। विपक्ष यही गिनाता रहा कि आप 25 में का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं और 27 में जाने वाले। लेकिन सपा के 8 बागियों ने, जिन्होंने 2024 में फरवरी में क्रॉस वोटिंग की थी राज्यसभा के लिए, उसमें 3 पर गाज गिर चुकी थी राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे पे। लेकिन पूजा पाल ने इस चर्चा के दौरान अतीक को मिट्टी में मिलाया, इसके लिए योगी जी का धन्यवाद दिया और आज अखिलेश यादव ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब फिर एक बार बहस चल पड़ी है कि पूजा बाहर, पहले तो अखिलेश ने कहा था कि PDA के बने रहेंगे, बाकी 3 लोगों को निकाला गया था। अब तो पूजा पाल पिछड़े वर्ग से हैं, तो क्यों उन पर ही एक कार्रवाई हुई। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद कुछ नेताओं के बयान सुनिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। साल 2047 में उत्तर प्रदेश कैसा होना चाहिए, इसको लेकर विकास कैसे किया जाए, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर विधानसभा का करीब 24 घंटे नॉनस्टॉप सत्र चला। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। सत्र के दौरान सपा विधायक पूजा पाल ने अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री योगी की जमकर तारीफ की थी। लेकिन CM योगी की तारीफ उन्हें अब महंगी पड़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि
अखिलेश यादव को उनका ये बयान इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके पॉलिसी को ला करके अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम आज प्रयागराज अधिष्ठाता महोदय जी, आज प्रयागराज ही नहीं अपितु पूरा उत्तर प्रदेश की जनता आज माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ विश्वास की नजर से देखता है कि कोई भी प्रदेश का कोई भी माफिया या भू माफिया हमारे भाई की तरफ, हमारी महिलाओं की तरफ, हमारी बहनों की तरफ बुरी नजर से उठा के देखने का काम करेगा तो उस हर अपराधी को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाए। पूजा पाल लंबे समय से बागी तेवर अपनाए हुई थी। कई बार वे सोशल मीडिया पर सीएम योगी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें शेयर कर चुकी थी। और तो और राज्यसभा चुनाव में पूजा पाल ने क्रॉस वोटिंग भी की थी। हालांकि इन सब बातों के बाद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित नहीं किया था, लेकिन सदन में सीएम योगी की तारीफ समाजवादी पार्टी को नागवार गुजरी और पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। प्रयागराज नहीं, उत्तर प्रदेश में जितने भी अतीक अहमद से पीड़ित परिवार के लोग थे, पूजा पाल के साथ साथ उन सभी परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय दिलाने का काम किया। मैं वनडे से बोल रही हूँ, जब मैं पार्टी में थी तब भी मुझे तो आज निकाला गया। देखिए, जब सही होगा तो सही बोला ही जाएगा। बिल्कुल कायम है। देखिए, मैं राजनीति मैंने बाद में किया, विधायक मैं बाद में बनी। पहले मैं एक पीड़ित महिला थी और मैं पत्नी थी। और राजू पाल जी कह के नहीं गए थे कि मेरे मरने के बाद तुम विधायक बनना है और तुम मेरे लिए लड़ना, या मेरे पिताजी ने नहीं कहा था कि पूजा पाल तुम जा करके विधायकी लड़ना और अपना जो भी हो आपने सोचा बदला लेने का काम करना। अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से निकालने के पहले कहा था कि वे बीजेपी से अपना टिकट पक्का कर ले। इसके कुछ देर बाद ही पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि पूजा पाल अपने साथ साथ सीएम योगी को भी टिकट दिला रही है, क्योंकि सीएम केवल चुनाव लड़ने के लिए ही बीजेपी में है। पूजा पाल को लेकर अखिलेश ने कहा कि अगर पहले बीजेपी से टिकट ले लिया होता तो मैं क्यों देता। बता दें, विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए सदन में कहा था कि उन्होंने अतीक अहमद जैसे माफिया को मिट्टी में मिला दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस जैसी नीतियां लाकर मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया, जिसके कारण अतीक अहमद जैसे अपराधी मारे गए। उन्होंने कहा था कि सीएम योगी ने उनके साथ ही प्रदेश की कई महिलाओं को न्याय दिलाया है। जब मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, तब सीएम योगी ने मेरी बात सुनी और आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर भरोसे से देखता है। सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। उन्हें अपनी टिकट पक्की कराना, मुझे उम्मीद है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आपको। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं है, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ
वो उनको भी टिकट दिला लेंगे। और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई अगर पहले ही टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। देखिए, पूजा पाल जब से राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, पार्टी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित थी। आज उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। राजू पाल की हत्या वो दुखद थी, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होके, बाबा साहब के संविधान द्वारा निर्मित विधानसभा में खड़े होके इस बात को कहना कि गोली और बुलडोजर के न्याय को न्याय करना, उसकी प्रशंसा करना, समाजवादी पार्टी समझती बाबा साहब के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि न्यायिक व्यवस्था से अलग बुलडोजर और गोली के न्याय की प्रशंसा की जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती उत्तर प्रदेश में आज लगातार हत्या, लूट, बलात्कार हो रहे हैं और अगर सब लोग गोली और बुलडोजर के न्याय को ही न्याय मान लेंगे तो न्यायिक व्यवस्था कहाँ बचेगी। इसलिए संविधान में भरोसा रखने वाले लोग, लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले लोग पूजा पाल के इस बयान से सहमत कभी नहीं हो सकते। सवाल ये है, एक बहन जिसकी 9 दिन पहले शादी हुई हो, उस पूजा पाल के पति जो विधायक थे राजू पाल, एक पिछड़े समाज से आते थे, पाल समाज का उत्तर प्रदेश में नेतृत्व करते थे। मैं समझता हूं कि कई घटनाएं, बड़ी दुस्साहसिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई होंगी, लेकिन जो घटना इलाहाबाद में घटी थी, न केवल उनके घर पर 3 गोली मारी गई, जब उनको परिजन लेकर के जान बचाने के लिए आगे गए तो चौराहे पर रोककर 2 गोली मारी गई, और जब वो हॉस्पिटल पहुंच गए तो वहां पहुंचकर 1 दर्जन गोली उनको मार करके उनकी हत्या की गई। 9 दिन पहले पूजा पाल जी की शादी हुई थी। इस दुस्साहसिक और मानवता को तार तार कर देने वाली घटना में अगर वो बहन कल हाउस में अपनी उस वेदना को अगर बोलती है, ये पाप है, ये अपराध है। वो एक पाल समाज से आई थी, एक पिछड़ी जात से आई थी, 9 दिन पहले वो शादी के विधवा हो गई। अगर उसने अपनी इस वेदना को कहा और कानून व्यवस्था के, तत्कालीन कानून व्यवस्था पर आवाज उठाई, उसे निष्कासित कर दिया जाए, अगर ये पाप है तो मैं समझता हूं कि पुण्य और पाप में जो लोग विश्लेषण कर रहे हैं वो निश्चित रूप से अन्याय कर रहे हैं। हाँ, नहीं, क्या सवाल है? आज पूजा पाल जी की आंखों में आंसू है, उन्होंने अपना पति खोया है। अगर अपने पति के खोने की उस दुस्साहसिक घटना को अगर उन्होंने हाउस में रखा, जहां उनका अधिकार है, उस पर उन्हें निष्कासित कर दिया जाए तो किस पीडीए की कल्पना आप कर रही हैं कि पूजा पाल जी पीडीए में नहीं आती? क्या पूजा पाल जी एक पिछड़े समाज से एक विधवा महिला है जिन्होंने अपना पति खोया है? मारने वाले कौन लोग थे ये पूरा देश जानता है, उत्तर प्रदेश जानता है। वो अपराधी अतीक अहमद जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन न्याय किसने देने का काम किया? नहीं, ये तो पूरा समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र सामने आ गया। पूजा पाल के पति की हत्या हुई और अगर उस हत्या के लिए उन्होंने आवाज उठा दिया तो उन्हें आज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। ये कौन सी चरित्र की आप बात करते हैं और किस पीडीए की आप कल्पना कर रहे हैं? देखिए, पूजा पाल जी के जहां तक सवाल है, क्योंकि वो दबाव में है और न्याय तो समाजवादी पार्टी नेता माननीय अखिलेश यादव ने दिया था। जब सारे दरवाजे बंद हो गए थे, उनको विधानसभा में भेजने का काम किया। और जिसकी बात कर रही हैं वो हमारे पार्टी में नहीं थे। और आपको संज्ञान में ये बताना चाहता हूं, जिसके वजह से सजा हुई उनके पति के मामले में, उसमें एक मुस्लिम महिला के गवाही पे सजा हुई है। मुस्लिम महिला इनके पक्ष में गवाही दी, उसकी भी चर्चा इनको करनी चाहिए। देखिए, एक पूजा पाल ने जो विषय उठाया सदन के अंदर, अब समझ लीजिए जिस समय शादी उसकी हुई थी, जो बता रही थी कि 8-10 दिन के अंदर ही, 8-10 दिन के बाद ही, 9 दिन के बाद हमारे पति की हत्या हो गई और करीब अतीक ने हत्या किया। जिस प्रकार वो सदन में बोल रही थी, जो चौका बर्तन करने के लिए घर में आई थी, लेकिन वह बेटी अपने उस समय से संघर्ष कर रही है और उस विधानसभा की जनता उसकी साथ दे रही। और न्याय कब मिला? जब आदरणीय योगी जी की सरकार आई, तब न्याय मिला। तब उसने कहा कि ऐसे गुंडे बदमाशों को मिट्टी में मिलाने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय योगी जी ने किया है। तो कानून अपनी जगह काम करता है, जो कानून है वो लोग काम करते हैं। और पूजा पाल जिस प्रकार विषय उठाई, वास्तव में उसको न्याय मिला है, आज उसको सुरक्षा है और शानदार विषय उठाई और जो सत्यता के आधार पर विषय उठाई।
तो कुल मिला के एक तरीके से कहें कि अब 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में अशरफ और अतीक अहमद को गोली मार हत्या कर दी गई थी। वो केस अभी कहाँ तक है वो अलग बात है, लेकिन पूजा पाल ने आज का ही ये जो चर्चा चल रही थी 2047 की, और कल उन्होंने 12 तारीख को सदन में ये बोला था और उसके 8-9 घंटे के अंदर ही उन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मेरे साथ पूरा एक पैनल जुड़ चुका है। विजय उपाध्याय जी हैं, पंकज चतुर्वेदी हैं और कौशाम्बी से यासीन मलिक हमारे संवाददाता हैं। पूछेंगे कि वहाँ पर चायल में लोगों का क्या कहना था जब उन्होंने बात की है। पहले विजय जी मैं आप पास आता हूँ, टाइमिंग किसकी सही रही, पूजा पाल की सही रही कि अखिलेश यादव की? क्योंकि 15 अप्रैल 2023 से सदन की कई बैठकें हो चुकी और मौका मिलता बोलती और बोल रही थी। अखिलेश ने निकालना होता तो 22 फरवरी को जब वोट डाला था 2024 में तब निकाल देते। तो ये टाइमिंग का खेल है सब। टाइमिंग किसकी सही रही? जी देखिए, टाइमिंग तो पूजा पाल की सही है। पूजा पाल को मुझे लगता है तो नोटिस दे के निकालना चाहिए था। कोई नोटिस नहीं दिया गया, सीधे उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। तो जो पीडीए का कॉन्सेप्ट है उसमें पिछड़ा सबसे पहले है और पिछड़े वर्ग से पूजा पाल हैं। पूजा पाल एक विक्टिम हैं, पीड़ित हैं। हम लोगों ने देखा है राजू पाल जब सदन में आए थे बसपा से जीत कर बाई इलेक्शन, उस समय हम लोगों को लगा था कि ये राजू पाल ने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने अतीक अहमद के भाई को चुनाव हरा दिया और विधानसभा में आ गए, लेकिन बहुत ही जल्दी उनकी हत्या कर दी गई। एक तरीके से हम लोगों का परसेप्शन यही था कि इसको चुनौती माना उन्होंने और चुनौती के तौर पे एक सीट खाली करवा के फिर से भाई को जिताना, और सीट खाली करवाई, फिर भाई जीता भी राजू पाल के बाद। फिर खालिद अजीम और अशरफ, वहां जो इनके छोटे भाई थे अतीक के, वो जीते। अतीक का एक दबदबा था। लॉ एंड ऑर्डर की बात और कानून की बात कर बहुत से लोग करते हैं, लेकिन कानून किसी भी माफिया को जेल नहीं भेज पाता है उत्तर प्रदेश में। सभी बाइज्जत बरी हो जाते हैं क्योंकि पुलिस पे दबाव बन के उसमें चार्जशीट में कमजोरियां होती हैं, फैक्ट और सबूत कंप्रोमाइज कर दिए जाते हैं, गवाह कंप्रोमाइज हो जाते हैं और सब बाइज्जत बरी होते रहते हैं। सिलसिला है, कोई एक माफिया नहीं, मैं सारे माफियाओं की बात कर रहा हूँ। तो पूजा पाल एक विक्टिम है। उनकी 7-8 दिन या 9 दिन हुआ था शादी हुए और उसके बाद वो विडो हो जाती हैं। बाई इलेक्शन में वहां से फिर से अशरफ जीतते हैं। बाद में 2007 में पूजा पाल वहां से चुनाव जीतती है। तो एक पीड़ा है पूजा पाल की। फिर उमेश पाल की भी हत्या 2023 में होती है। तो दरअसल मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने रणनीतिक तौर पे थोड़ी सी हड़बड़ी कर दी और ये हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए थी। थोड़ा धैर्य से उनको ये काम करना चाहिए था। ऑपरेशन पूजा पाल उनको करना ही था, तो थोड़ा इंतजार करते, नोटिस देते, थोड़ा टाइम आगे बढ़ जाता, लोग थोड़ा सा इस पे लोगों की निगाह न होती, आप उसके बाद पार्टी से उनको निष्कासित करते, जैसे आपने 3 लोगों को किया था, एक और कर देते। बाकी 3 में तो सपा को कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से हो सकता है 1-2 वापस भी आ जाएं विधानसभा चुनाव तक, अगर अखिलेश लेंगे तो। लेकिन पूजा पाल को निकाला जाना मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, जिस तरीके से उनको निकाला गया। और जहां तक अब आगे की रणनीति रागनी सोनकर सामने आई, रागनी सोनकर सामने आई। उन्होंने कहा बातचीत में कि वो लगातार गलत बोल रही थी और आप ये क्यों कह रहे हैं योगी जी की तारीफ के लिए वजह से निकाल दिया गया? अगर यही था तो जब राज्यसभा में वोट डाला था तभी निकाल देते, क्योंकि लगातार वो अभी महाकुंभ हुआ था तब भी योगी जी से मिलने प्रयागराज में गई थी, तारीफ की थी। वो लगातार तारीफ कर रही थी और अखिलेश ने जो काउंटर किया ना, बोले पहले ही टिकट वहां से ले आती। अखिलेश ने बड़ी, जब तक वो पीड़ित थी तब तक कहीं पर भी बीजेपी ने साथ नहीं दिया। हालांकि 12 में पूजा पाल ने अतीक अहमद को हराया, 17 में हारी, फिर 22 में टिकट दे दिया समाजवादी पार्टी में जब आ गई। बीजेपी का रुख कभी नहीं किया उन्होंने।
हाँ, बीजेपी का रुख पूजा पाल ने नहीं किया, लेकिन पूजा पाल की राजनीति बीएसपी से शुरू हुई और बीएसपी से वो समाजवादी पार्टी की तरफ गई और बीजेपी ने भी उनकी मदद इस तरह से कभी की नहीं, क्योंकि वो तो पावर में नहीं थी। जब तक वो पावर में नहीं थी तब तक मदद करने की स्थितियां ही नहीं थी। लेकिन जो जिस तरीके से परिस्थितियां बनी और अतीक अहमद सीधे लाइमलाइट में, अगर उमेश पाल की हत्या 17 में तो पावर ही में आ गए थे होती तो शायद, और केंद्र से लेके हर जगह तक पावर में थे। बीजेपी ने कभी पूजा पाल को पीड़ित, जो आज स्वतंत्र देव सिंह बोल रहे थे कि वो झाड़ू पोछा करने वाली बच्ची कहां से कहां पहुंच गई, तो 17 में तो फुल फ्लेजेड आ गए थे, तब तो चुनाव लड़ रहे थे। कहाँ खड़ा था न्याय मांगने वाला? अगर आपके दरवाजे पे है तभी तो आप मदद करेंगे। अगर न्याय तो तब भी नहीं मांगा। मैं वही कह रहा हूं, मुझे लगता है कि सबकी अपनी अपनी टाइमिंग हिसाब था, निकाल दिया। इसीलिए मैंने आज सवाल ये उठाया कि पूजा पाल बाहर, बाकियों का कब क्या होगा। पूजा पाल को तो इंसाफ 15 अप्रैल 2023 को मिल गया था। आप ठीक कह रहे हैं। उनको न्याय मिला, ऐसा पूजा पाल का मानना है। बहुत से लोग मानना है कि न्याय कानून देता तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन उमेश पाल की हत्या भी इसीलिए हुई, शायद वो गवाह थे और गवाह के वजह से वो अपना बयान दर्ज करा रहे थे, इसीलिए उनकी भी हत्या हुई। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है। इसको ऐसे आप देखेंगे पॉलिटिकली तो दोनों चीजें आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। एक मैं जो कह रहा हूँ वो, दूसरी जो आप कहना चाहते हैं वो, दोनों बातें इसमें फिट होती हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं आप कि चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए मेरा सवाल इससे शुरू हुआ कि पॉलिटिकल टाइमिंग किसकी सही रही। अब पूजा पाल को टिकट मिल जाएगा भाजपा से? क्या पता बसपा से लड़ जाए पूजा पाल। ये कैसे आप कह सकते हैं कि या कांग्रेस टिकट दे दे? मैं बताऊंगा पंकज जी, पूजा पाल को कौन अपनी गाड़ी में बैठाल कर ले गया आज विधानसभा से? पंकज जी बताएंगे। उमा शंकर सिंह नहीं ले गए। पंकज जी कौन ले गया? मनोज पांडे उनके साथ थे और कल जब बयान दी थे उसके बाद से लगातार मनोज पांडे दोनों का लगातार एक दूसरे के संपर्क में बने हुए थे। मीडिया के सामने भी पूजा पाल नहीं आ रही थी, उसके बाद मनोज पांडे ही मीडिया से उनकी बातचीत कराई और उसके बाद उन्हीं की गाड़ी पे मनोज पांडे की आवाज गई। हालांकि सीएम से मुलाकात करनी थी, लेकिन शायद सीएम की व्यस्तता की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई और उसमें मनोज पांडे ही नहीं थे, राकेश सिंह, अभय सिंह, इन लोगों का रोल था, लेकिन मनोज पांडे मुख्य किरदार थे। और समाजवादी पार्टी को कब निकाला था? हम बीजेपी में है तो ये बसपा में चली जाएगी। अब जब टिकट नहीं मिलेगा तो फिर अखिलेश यादव का सही कहना है कि टिकट मिल जाए उनको, अगर उनको पक्का हो गया हो। देखिए, पूजा पाल को लेकर के दोनों पार्टियों की टाइमिंग, उस समय अगर अखिलेश यादव उसको निकालते पूजा पाल को, जब राज्यसभा में वोटिंग की थी जाकर के बीजेपी के पक्ष में, तो एक कोई बड़ी उस तरीके की चीजें नहीं थी। लेकिन अब आज जब सदन में मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं और कानून व्यवस्था पे अखिलेश यादव अब योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं, कई सारी घटनाओं का हाउस में और हाउस के बाहर भी सपा उठा रही है, उस समय कह रहे हैं पूजा पाल जो सपा की विधायक हैं, बागी तेवर अख्तियार कर रहे हैं कि जो बात विजय जी ने कही नहीं, अखिलेश ने पिछड़े को छोड़ दिया अल्पसंख्यक के लिए। अखिलेश ने पिछड़े पीडीए के पिछड़े को पी को छोड़ दिया ए फॉर अल्पसंख्यक के लिए। ओपनिंग कमेंट में शब्द ये नहीं थे, मैं साफ कह रहा हूं विजय जी का। पिछड़े अल्पसंख्यक की तो बात है ही, लेकिन जिस कानून व्यवस्था पे वो सरकार को घेर रहे थे वो सपा विधायक जो बागी तेवर अख्तियार की थी, जिसपे अखिलेश यादव ने ये कहा कि पीडीए के सदस्य उनको अभी मौका दिया जाएगा। जब पिछले दिनों मनोज पांडे, राकेश सिंह और अभय सिंह को निकाला गया, वो जब सदन में इस बात को कही और उसके बाद देश भर में चर्चा हुई और चूंकि कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को घेर रहे हैं, चुनाव भी 27 नजदीक है, ऐसे समय अखिलेश को लगा कि अब बहुत ज्यादा बात आगे बढ़ चुकी है, अब निकालना ही होगा, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में ऐसे और बयान देंगी तो समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि बागी तेवर हो ही चुकी थी, बीजेपी के करीब जा चुकी थी। फिलहाल उनको मौका मिला और उस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब उस तरीके का बयान दे जो बीजेपी के करीब या समाजवादी पार्टी के खिलाफ उस तरीके की बयानबाजी हो, और वो चीजें हुई। रात को बयान दिया और सुबह वो
पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और इस बात का भी जिक्र किया कि इससे पहले उनको नोटिस दी गई थी और कहा गया था कि पार्टी की लाइन पे ही आपको बोलना है। अगर इस मौके का आप फायदा नहीं उठाते तो पार्टी से बाहर किया जा सकता है, जिसमें विनोद चतुर्वेदी अम्बेडकर नगर के जो बागी विधायक थे, इन दोनों का नाम था। बदायूं से एक विधायक थे, साग के नाम वही मैं पूछना चाह रहा था। मैं ये बात मैं विजय जी से समझता कि कल पूजा पाल के बाद बोले विनोद अग्नोत्री भी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विनोद चतुर्वेदी, हाँ विनोद चतुर्वेदी, सॉरी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। राकेश सिंह ने भी बोला, अभय सिंह ने भी बोला, सब तारीफ करते रहे, सबने तारीफ की थी, लेकिन ये दो लोग निकले थे। विनोद चतुर्वेदी नहीं निकाले गए, राकेश पांडे को बोलने का मौका नहीं मिला। तो क्या कुछ लोग जो आपने कहा अभी सपा की तरफ भी देख रहे हैं बागियों में? ये पंकज जी से है या यासीन जी से? आपसे यासीन जी से अभी चायल का हाल लेता हूं मैं। हाँ, देखिए ये जो बागी विधायकों का मामला है, उत्तर प्रदेश में इस तरह के पैटर्न बहुत नए नहीं है, पुराने हैं। लोग बागी होते हैं फिर वापस आ जाते हैं। राजनीतिक दल जब चुनाव लड़ने उतरते हैं तो उनको अपने कैंडिडेट की विजिबिलिटी दिखाई देती है। वो ये नहीं देखते कि कौन आदमी ने क्या कहा है, पहले मेरे साथ क्या व्यवहार रहा है उसका, वो सारी चीजें नेपथ्य में चली जाती हैं और वो आते ही पार्टी उसको टिकट भी दे देती है। ऐसा कई बार दिखा है। लेकिन पूजा पाल का जहां तक मामला है, ये एक तरीके से ये विक्टिम है और एक इतने बड़ी घटनाक्रम की विक्टिम है जिसके बारे में पूरा प्रदेश जानता है और बहुत अच्छे से जानता है। तो अगर पूजा पाल बाकायदे बीजेपी में शामिल होती हैं तो ये पोस्टल गर्ल बन सकती है 2027 का कि भाई देखिए इनके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ था, ये हमारी पार्टी में नहीं थी। बसपा की भी सरकार बनी, बसपा भी इनको न्याय नहीं दिला पाई। ये सपा में थी, सपा भी इनको न्याय नहीं दिला पाई और इनको न्याय मिल गया। हमारी सरकार के कामकाज जीरो क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के हमारे अभियान में इनको न्याय मिल गया। और देखिए ये पिछड़े वर्ग की हैं और इनके साथ लाइटर नोट पे तो बीजेपी का तो एक टूल बहुत। विजय जी लाइटर नोट पे अतीक अहमद, जो आपने पहले मुझे कहा था, मैं आपको याद दिला रहा हूं, अतीक अहमद को कोर्ट से सजा नहीं मिली है। तो लॉ एंड ऑर्डर वहां पर क्या नहीं, लेकिन अगर विक्टिम ये मान रहा कि हमें न्याय मिल गया, अगर पूजा पाल कह रहे हैं हमें न्याय मिल गया, ये पूजा पाल का अपना निजी मामला है ना। और ये पूरी लड़ाई आप देखिए अगर पूजा पाल की, तो एक बहुत ही उनका ये निजी मामला, उनका निजी लॉस हुआ है। और उस साल उत्तर प्रदेश में एक विधायक की नहीं, एक प्रयागराज में या तत्कालीन इलाहाबाद में एक विधायक की मौत हुई थी, दूसरी गाजीपुर में हुई थी। और दोनों विधायकों की हत्या में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, स्टाइल में ज्यादा फर्क नहीं था, पैटर्न एक था, दोनों की सीटें खाली कराई गई थी, ये बात सभी जानते हैं। तो ऐसे में अगर ये बीजेपी में जाती है तो बीजेपी के लिए अपर हैंड होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी को पहले नोटिस जारी करना चाहिए था, उनका जवाब आता, इंक्वायरी बनाते, थोड़ा डिले करते, तो मुझे लगता है कि ये मामला थोड़ा ठंडा करके अगर ये अपना डिसीजन लेते, भले ही उनको पार्टी से निकाल देते, तो फरवरी बीजेपी को फायदा लेने की कितना ठंडा करे। यासीन, विजय जी ने कहा कि पोस्टर गर्ल हो सकती है पूर्वांचल में बीजेपी के लिए, क्या ये स्थित है? क्योंकि वहां के जो आंकड़े कहते हैं वो एक दलित और पिछड़ा बाहुल सीट है, लेकिन अगर वो उस सीट से लड़ने जाएंगी तो मैं विजय जी के साथ हूं कि वो विक्टिम को न्याय मिला और इस सरकार ने दिलाया, वहां ये होगा, वहां ना हिंदू चलेगा ना मुस्लिम चलेगा, वहां ये चलेगा पीड़ित को न्याय किस सरकार ने दिलाया। या जो आज आपने वहां लोगों से बात की तो क्या निकल के आया? पूजा पाल से खुश है फैसले से या अखिलेश से नाराज है? अनम्यूट कीजिए अपने को जिता के। जी आवाज यासीन बोलिए। चायल विधानसभा के जो मतदाता हैं, 2022 विधानसभा जब चुनाव हुआ तो उन्होंने पूजा पाल को जो है बड़ी मेहनत करके जिता करके उन्होंने फिर विधानसभा भेजा। लेकिन जीतने के बाद से वो किसी कार्यक्रम में जल्दी नजर नहीं आती थी, या तो ज्यादातर लखनऊ में रहती थी या ज्यादातर इलाहाबाद में, प्रयागराज में। विधानसभा के लोग काफी परेशान रहते थे, अगर किसी कोई काम होता था तो काम करने के लिए या तो इलाहाबाद जाए वो
या लखनऊ जाए। चुनाव तो जीती वो 4 विधानसभा से, लेकिन रहना उनका लखनऊ और प्रयागराज होता था। तो वहां की जनता बड़ा अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी। उनसे जब बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि ये काम जो अखिलेश यादव ने आज किया है, ये काम उनको पहले कर देना चाहिए था, कि हमने विधायक बनाया, जिताया, अगर हमको कोई काम होता है तो हम विधायक को खोजते फिरें। इसलिए हम काफी खुश हैं कि उनको यहाँ से निजात मिली उनसे। ठीक है यासीन, आपका ये इनपुट इस पर विजय जी, वहां पर तो लोग कह रहे हैं ये तो मिलती ही नहीं थी, ये अच्छा हुआ सत्तम चली गई। और कुछ आंकड़े बता दूं, मुस्लिम वहां 65 से 70 हजार, यादव 50 हजार करीब, पाल 10 हजार, पटेल 35 हजार, एससी पासी 90 हजार है, 40 दलित है, चमार, और पंडित 15 हजार, धोबी 13 हजार, केवट 20 हजार के आसपास और बनिया 30 हजार। समीकरण तो बहुत देखिए, ये नैरेटिव और परसेप्शन की पॉलिटिक्स है। पूजा पाल से लोग नाराज हैं, तो आप देखेंगे ज्यादातर विधायकों के साथ यही है। उनके क्षेत्र की जनता कहती है कि भैया हमारे क्षेत्र में विधायक जी चुनाव के बाद दिखाई नहीं देते। अगर सर्वे किया जाए, हम लोग इससे रूबरू हैं, पिछले 35 साल से यही सब देख रहे हैं कि कोई बहुत कम ऐसे विधायक है जिनके बारे में लोग कहते हैं कि हाँ ये उपलब्ध रहते हैं। तो ये समस्या तो कॉमन है। बात होती है कि चुनाव के समय समीकरण किस तरीके के बन रहे हैं, क्या चीजें आपके फेवर में जा रही हैं, जनता की सिंपैथी क्या है आपके साथ, पार्टी के पक्ष में माहौल है या पार्टी के खिलाफ माहौल है, जो लीडर चेहरा है मुख्यमंत्री का उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। ये सारी चीजें जो है विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण होती हैं। अब ठीक है, जो बात यासीन जी कह रहे हैं उनकी बात अपनी जगह 100% सही है, लेकिन जब चुनाव आएगा तो कितने लोग ये मानेंगे कि नहीं आई तो अच्छा, फिर विधायक का काम क्या कर पाता है, विधायक कितनी मदद कर पाता है। और उत्तर प्रदेश की सरकार तो कहती है कि विधायक की जरूरत ही नहीं है, न्याय तो अपने आप थाने से और तहसील से और एसडीएम के यहाँ से मिल रहा है, सिस्टम हमने इतना अच्छा बना दिया है। तो कई पहलू हैं इसके। विजय जी ठीक है, उनसे नाराज होंगे, लेकिन एक सेगमेंट जो नाराज होगा उसके खिलाफ क्या सभी नाराज हैं, या फिर वो सीट कोई जरूरी है वहीं से लड़े, दूसरी जगह लड़े। लेकिन ये बात तय है कि अगर पूजा पाल बीजेपी में आती हैं तो बीजेपी के लिए एक असेट साबित हो सकती हैं वो, क्योंकि वो विक्टिम फेस हैं। वो शादी यहाँ बहुत ही लोग अपना दल अपना हक छोड़ेगी इस सीट पर, ये बड़ी बात है। नहीं छूटी और हत्या हो गई पति की, हाथ की मेहंदी सूखी नहीं और पति की हत्या हो गई, और उसके बाद न्याय उसको मिला नहीं। तो ये चीजें जब पब्लिक के बीच में पूजा पाल अपने तरीके से रखेंगी तो उसका एक मैसेज होगा, तो वहां पे बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत फायदा होगा, किसी को बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन मेरा मानना है कि परसेप्शन और नैरेटिव की लड़ाई में पूजा पाल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल के तौर पे काम आ सकती है। ठीक बात है। थोड़ा एक दूसरे टॉपिक पे बढ़ूंगा जिसपे आज अखिलेश ने बयान दे दिया, तो फिर मैंने सोचा यासीन आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी और विजय जी बने रहे। आज अखिलेश यादव ने कुटुंब करके दावत हुई, उसको मैं चला नहीं रहा था। मैंने कहा पता नहीं, उसमें कोई कह रहा था कि बर्थडे पार्टी थी, मुंडन की पार्टी थी, लेकिन 40 से 43 ठाकुर विधायकों ने एक पार्टी रखी लखनऊ के एक बड़े 5 सितारा होटल में, और सब पहुंच गए। उस पर तब तक तो कोई चर्चा नहीं हुई। कहा गया कि कुंदरकी वाले रामवीर सिंह के पोते का जन्मदिन या मुंडन की दावत थी। लेकिन आज अखिलेश ने क्या कहा वो सुन लीजिए, फिर इससे पूछते हैं, समझते हैं आपसे कि ये कुटुंब परिवार क्या है, जहां सपा के बागी भी मौजूद थे और बीजेपी के तो एक ही और राजा भैया भी मौजूद हैं। ये क्या है, ये तस्वीरें क्या कह रही? पहले अखिलेश की वो जो सिंगल बाइट है वो सुनवा दीजिए। पीसीआर विधानसभा चुनाव है, इसका मतलब है किसी की कुर्सी हिल रही है, चेहरा बदल रहा है। अगर कोई इस तरह की बैठक हो रही है, सरकार बनाने के लिए तो नहीं हो रही होगी बैठक, सरकार से नाराज हो सकते हैं या कुर्सी हिलने की बात हो रही होगी कुछ। ये तो दिल्ली और लखनऊ वाले जाने सर, दिल्ली वालों ने क्या इशारा किया जिसकी वजह से बैठक हो रही है, ये लखनऊ वालों ने इशारा किया। लेकिन हम एक ही बात मानते हैं
वहां पर जो पीडीए के लोग बैठे लोग हैं वो घुट रहे हैं, वो घुटे जा रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उनका भी विजन साफ है 2027 में पीडीए के साथ। कुटुंब परिवार पर सियासत, तो अखिलेश ने वो तार छेड़ दिया जो वो परमानेंट लखनऊ वर्सेस दिल्ली कहते रह रहे थे, और उन्होंने इस बैठक के जरिए इस पे उन्होंने कुछ नहीं कहा कि कुछ लोग समाजवादी पार्टी के भी थे पुराने, लेकिन उनको वो निष्कासित कर चुके थे। क्या लगता है, विजय जी के पास में चलूंगा सीधे। विजय जी, अखिलेश की टिप्पणी के बाद बीजेपी कहे या रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने, ये समझ में नहीं आया। अब आप लोग दोनों लोग पत्रकार हैं, जरा मुझे समझाइए ये पार्टी हुई क्यों और इसमें सियासत अब क्यों। पंकज जी से पहले पूछ लीजिए। पंकज जी आप बता दीजिए। पंकज जी से तो 2 दिन से खबर रखे हुए थे। अच्छा, बोले अखिलेश कुछ कह दे, मैं आपको बता देता हूं। अच्छा चलिए, देखिए मैं बताता हूं। देखिए आरएसएस का 100वां स्थापना दिवस 2 अक्टूबर को है, और आरएसएस का जो इन्होंने पंच परिवर्तन लक्ष्य रखे हैं उसमें एक है कुटुंब प्रबोधन। संभव है कि ये कार्यक्रम कुटुंब प्रबोधन के तहत हो। उसमें साफ उनके जो 5 लक्ष्य रखे हैं कि क्या क्या चीजें करनी है 100वें वर्ष के कार्यक्रम में, यानी 2 अक्टूबर को 100वां वर्ष है उनका, तो उसमें कुटुंब प्रबोधन सबसे इंपॉर्टेंट एक है कि इसमें परिवार के साथ बैठ के हम लोग बात करेंगे कि आरएसएस वाले हो गए। अभय सिंह को भी मैं परिचित हूँ ठीक ठाक। ये लोग आरएसएस से तो कभी नहीं रहे। अब इतनी जल्दी विचारधारा चेंज हो गई हो तो बता नहीं सकते, या आरएसएस में भी जल्दी अब ऊपर पहुंच जाते हैं लोग। देखिए आरएसएस का कार्यकर्ता होने के लिए आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। संघ का स्वयंसेवक होने के लिए कोई किसी बड़े परिवर्तन की जरूरत नहीं है। आप संघ के स्वयंसेवक हो जाइए, हो गए आप। संघ तो अनरजिस्टर्ड संस्था है, भारत की एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पूरे इंडिया में बहुत मजबूत विस्तार है, लेकिन उसका कोई पंजीकरण नहीं है। तो ये मैं मान सकता हूं कि कुटुंब प्रबोधन है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। और आप अगर ये मानते हो कि नहीं ये विधायक जो है कोई पॉलिटिकल रीजन से वहां इकट्ठा हुए थे, तो पॉलिटिकल रीजन का भी कोई इस तरह से इकट्ठा होने का कोई औचित्य नहीं। मैंने तो 2 दिन की ही नहीं, जब अखिलेश यादव ने अब एक नई लाइन खोल दी इस पर, और बीजेपी कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। नहीं, देखिए आप अगर जिस लाइन की आप बात कर रहे हैं, जो संभावित मुझे दिख रहा है कि आप उस पर चर्चा करना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव के दरमियान उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय नाराज थे। क्षत्रियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में समाजवादी पार्टी की मदद की। बहुत से महत्वपूर्ण सीटें बीजेपी हार गई, महत्वपूर्ण क्षत्रिय नेता बीजेपी के हार गए। तो वो अगर उस लाइन पे आप बात कर रहे हैं तो उस लाइन में भी अब ज्यादा दम बचा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर कोई विधायक अपने लोगों को बुलाता है जिनको वो समझता है कि मेरे परिवार के हैं, मेरे कुटुंब के हैं, मेरे मित्र हैं, तो उसमें हम उसकी राजनीतिक व्याख्या तो करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल लोग हैं, सब विधायक हैं और उनकी बैठकें हो रही हैं। हो सकता है उन्होंने अपने सदस्यता में बुलाया हो, पारिवारिक रिश्तों की वजह से बुलाया हो। दूसरा ये भी माना जा सकता है कि चलिए भाई कुछ उसमें आपस की प्रॉब्लम की भी चर्चा हो जाएगी कि सरकार में हमें क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपोजिशन के खिलाफ हमें किस तरह का स्टैंड लेना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, अगर दूसरा कुछ होगा तो हम क्या करेंगे। और मैंने तो 2002-03 का गंगा भक्त सिंह के नेतृत्व में भाजपा बचाओ संघर्ष समिति को बहुत करीब से देखा है। उस समय भी बहुखंडी मंत्री आवास में 603 में चलती थी, 603 नंबर पे चलती थी वो बैठक। हाँ, मैं आपको कमरा नंबर देखा है। मैं बहुत रूबरू उसके सारी तहों के भीतर मेरा दखल था और मैंने बहुत करीब से उसको देखा था। गंगा भक्त सिंह ने कहा कि भाई वो मायावती की सरकार थी, उसमें राजा भैया और दूसरे लोगों का मुद्दा था, विधायकों की मायावती सुन नहीं रही थी। निर्दलीय विधायक बहुत इंपॉर्टेंट थे, 7-8 विधायक उस समय थे, उन सबकी सरकार में मदद की जरूरत थी। तो वो एक दौर था। और बाद में आप देखिए बीजेपी टूटी नहीं, टूटी बहुजन समाज पार्टी। तो बीजेपी में भी कई बार इस तरह के अभियान चलते हैं कि नहीं हमें पार्टी को बचाना है या पार्टी की रीति नीति हमें देखनी है कि कैसे हम थोड़ा प्रेशर ग्रुप बना के इस पे काम करते हैं। ये भी एक वजह हो सकती है।
लेकिन ये पंकज बात है जी। कि चर्चा में तो ये बात आ गई। विजय जी तो 2002 के पास ले गए, 5 जनवरी जन्मदिन होता था। मैं इस खबर से थोड़ा पर्सनली जुड़ा था, इसीलिए मुझे सब याद है। लेकिन आपको क्या समझ में आया बीजेपी के अंदर खाने, बाकी छत्रपों का क्या कहना है इस बैठक का ऑफ द रिकॉर्ड? ये वाकई में संघ की बैठक के लिए था? उनका बैठक में शामिल हुए थे, उनका कहना ये पहली बैठक नहीं है, ये लखनऊ में चौथी बैठक थी और 5वीं बैठक भी लखनऊ में जयवीर सिंह जो मंत्री थे उसके दूसरे दिन किया था। हालांकि जब ये जो चौथी बैठक लखनऊ में हुई थी, रामवीर सिंह ने किया था और बताया था पारिवारिक कार्यक्रम है, तो सवाल इस नाते उठा क्योंकि पारिवारिक कार्यक्रम अगर था तो अलग अलग क्षेत्रों के एक ही जात के विधायक बुलाए गए। क्या मुरादाबाद में बीजेपी के और नेता नहीं थे? मुरादाबाद से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी आते हैं, बहुत सारे बीजेपी नेता के करीबी हैं या संगठन है या मंत्री भी हैं, तो उनको नहीं बुलाया गया। तो एक जात विशेष के नेताओं को बुलाया गया। हालांकि नाम उन्होंने जो फेसबुक पे पोस्ट किया उसमें पारिवारिक कार्यक्रम बताया। दूसरी बात, अगला कार्यक्रम भी डिसाइड है, बलिया के एक बड़े नेता के यहाँ कार्यक्रम होगा, लखनऊ में या जहां भी वो कार्यक्रम करे। तो बहुत सारी चीजें निकल करके एक दूसरे से जुड़ी और ये चर्चा का केंद्र बना। जब दूसरे दिन बैठक जयवीर सिंह ने किया तो बहुत सारे ठाकुर नेताओं ने किनारा कर लिया, विधायक वहां नहीं गए। हालांकि अधिकतर लोग गए, लेकिन बहुत सारे लोग जब प्रेशर और चर्चा होने लगी कि ये हो रहा है, बैठक हो रही है, तो उससे दूरी बनाई। क्या इस बैठक को लेकर केंद्रीय आला कमान ने कोई बातचीत की भूपेंद्र चौधरी से, प्रदेश अध्यक्ष से या प्रभारी से? अगर आप बता सके तो। बीजेपी में लोकसभा चुनाव के बाद या 2022 के बाद से लगातार गुटबाजी चल रही। 24 के बाद गुटबाजी और चरम पे आई, पश्चिम से लेके पूरब तक कई सारी सीटों पे हारी बीजेपी और रिपोर्ट तैयार हुई, दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं आया, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। तो उस गुटबाजी से भी इसको जोड़ के देखा जा रहा है। और मेरी जो बीजेपी के बड़े नेताओं से बात हुई तो इस पूरे मामले की जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को भी दी गई है कि इस तरीके की चीजें तो खुल के आ रही हैं। हालांकि बैठकें होती हैं आपस में चाय पानी या कहीं भी ऐसे अलग अलग जगह होती है, लेकिन ये बहुत सारी चीजें खुल करके आई और ऐसे समय पे आई जब 2024 के बाद बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप, सरकार संगठन बड़ा, कोई कह रहा सरकार बड़ा, बहुत सारी चीजें चल रही थी। उस समय ये चीजें आई तो इस नाते चर्चा का केंद्र बनी। और बैठकों का अलग अलग महत्व है और हमेशा अगर एक जात समूह की बैठक होती है तो वो अपनी हर क्षेत्र में ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो या ओबीसी हो या मतलब इस तरीके की जो भी समूह होते हैं। इसीलिए किया जाता है कि राजनीतिक पकड़ और मजबूत हो। तो करने का कारण जरूर हो सकता है आपस में बैठ के चाय पानी भोजन करना, लेकिन ये भी तय है कि एक एहसास कराने ताकत का कि हम लोग एक हैं, ये भी बात है। क्योंकि उसमें बीएसपी के नेता एक मात्र विधायक थे, उनका नाम आ रहा बैठक में, राजा भैया भी थे, सपा से निष्कासित विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह भी थे। तो बहुत सारे ऐसे नाम आ रहे हैं। मानवीर सिंह का आपने तस्वीरों में फोटो देखा था, जो सभापति है। हालांकि दूसरी बैठक में जयवीर सिंह के यहाँ गए कि नहीं गए, तस्वीरें नहीं आई। कई सारे नेताओं की जो तस्वीरें जयवीर सिंह के यहाँ से आई है वो नहीं आई है। तो इस वक्त बीजेपी वैसे गुटबाजी में अलग अलग चीजें चल रही हैं, तो बीजेपी ऐसा नहीं चाहती कि ये मैसेज जाए। बात मैसेज की है और एक मैसेज लगातार ये चर्चा, ये चीजें चल रही है, आरोप प्रत्यारोप हो या ना हो। तो इसको देखते हुए बीजेपी पहले से सजग है और पूरी रिपोर्ट आला कमान को भी सौंप दी गई है। इस तरीके की चीजें है और ठीक नहीं है। जिसने कार्यक्रम किया था, पहला कार्यक्रम, उनसे भी बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने बातचीत की, कैसा किया। हालांकि उन्होंने सफाई दी कि परिवार का कार्यक्रम था, लेकिन ये भी पूछा गया कि परिवार का कार्यक्रम था तो क्या मतलब एक ही लोग, मतलब पार्टी या परिवार, बहुत सारी चीजें उसमें बात रखी गई। लेकिन ये ठीक है पंकज, ठीक है, विजय जी से पूछ लेते हैं। विजय जी, प्रदेश अध्यक्ष भी चुना जाना है। जी जी, कुछ है क्या, उसको लेकर भी चर्चा हुई होगी? आपकी बात देखिए, ऐसा है कि इसमें आधे से ज्यादा लोगों से आपकी बात हुई होगी। मैं ये मतलब ऑफ द रिकॉर्ड होते हुए भी ऑन रिकॉर्ड रख रहा हूं, इसमें आधे से ज्यादा लोगों से आपकी बात हो चुकी होगी। तो जो भी आप बता सकते हैं वो तो कम से कम दर्शकों तक पहुंचे। नहीं, इसकी व्याख्या क्या करनी है? आप देखिए, अगर आप अपने अगर कोई सिंह है तो ज्यादातर उसके
जो करीबी पारिवारिक लोग होंगे वो तो सिंह ही होंगे। तो जब वो शादी ब्याह या किसी प्रयोजन में बुलाएगा तो सभी ज्यादातर उन्हीं के बिरादरी या परिवार रिश्तेदार के लोग होंगे। तो इस पे कितना ज्यादा गुंजाइश है नहीं पॉलिटिक्स करने की। लेकिन जब विधायक इकट्ठा होते हैं तो निश्चित तौर पे सरकार के कामकाज की बात होती है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स की बात होती है, सरकार में सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, हमें ट्रांसफर पोस्टिंग की हमारी सिफारिशों पे क्या हो रहा है। अब आए अब लाइन आप दे रहे हैं धीमे धीमे, अब आप लाइन धीमे धीमे दे रहे हैं। जो 49 विधायक हैं, जो 43 जमा हुए, अब आपने लाइन दी कि बात ये हो रही थी। नहीं, निश्चित होगी, पॉलिटिकल लोग बैठेंगे तो पॉलिटिकल बातें होंगी ना कि भाई हमारी कितनी सरकार में सुनवाई हो रही है, किस तरीके से हो रही है, अधिकारी कितना सुन रहे हैं, हमें सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, जिले में डीएम एसपी हमारी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। सबके अपने गिले शिकवे हैं और सब गिले शिकवे बोलते हैं। अब चूंकि ये अपने फैमिली फंक्शन में इन्होंने बुलाया और हम उसकी व्याख्या करने में तो जर्नलिस्टिक फ्रीडम के तहत तो हम ये बात कह ही सकते हैं कि भाई जब विधायक इकट्ठा हुए होंगे तो उसमें कुछ खुश होंगे, मंत्री लोग होंगे वो खुश होंगे और बाकी लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की होगी कि भाई नहीं तो उसमें उसका तरीका क्या हो सकता है, उस पर भी विचार हुआ होगा। लेकिन ये बात तो सही है कि उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है, इसमें पार्टी के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जब मौका लगता है वो अपने को बताते हैं कि भाई अनकंफर्ट सिचुएशन है, हमारी सुनवाई कम होती है। और ये ओपन बात है, ये पहली ऐसी सरकार है जिसमें, हालांकि पिछले टर्म की सरकार में अगर आप देखें तो विधानसभा के अंदर धरना दे चुके हैं विधायक और इससे ज्यादा संख्या थी। तो ये कोई बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं, ना कोई चैलेंजिंग बात है। बिटवीन द लाइन्स रीड करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। नहीं, मुझे लगता है कि पार्टी इसको किस रूप में ले रही है। अगर वो लाइटली ले रही है तो हम लोगों को भी लाइटली लेना चाहिए। नहीं तो वो तो पंकज जी ने बताया, पंकज जी ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व को सारी फीडिंग जा चुकी है। देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ने डॉक्टरों का अलग समूह बनाया है, जितने विधायक डॉक्टर हैं, जितने सीए हैं उनका अलग समूह बनाया। पंकज जी से पूछिए, सारे विधायकों की जिस क्वालिटी के जितने विधायक हैं उनको अलग अलग बुला के बैठाते हैं, उनसे बात करते हैं। तो अगर उसमें कास्ट बेस भी हो रहा है तो इसमें गलत क्या है? हर जगह तो अभी जातीय जनगणना होगी ना, उसमें तो जाति भी गिनी जाएगी। तो विधायक तो ऐसे भी गिने जाते हैं, जैसे रिजल्ट आता हम लोग बैठ जाते हैं पेन लेकर, भाई कितने यादव जीते हैं, कितने दलित जीते हैं, कितने ओबीसी जीते हैं, कितने ठाकुर जीते हैं, गिनती तो होती रहती है। तो इससे ज्यादा इसका महत्व नहीं, इससे ज्यादा इससे महत्व नहीं है। पंकज जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बैठक होती रहेगी, एक खबर और उसी में थी कि एक ओबीसी और ब्राह्मण मिलके भी एक मतलब विधायक मिलके एक बैठक करने वाले थे। क्या अब उसकी कोई स्टैंडिंग रह गई है कि वो बात आई गई हो गई? उसको भी कई लोग लीड कर रहे थे, ब्राह्मण नेता। देखिए, दो चीजें हैं इस मामले में। जिस तरीके की चर्चा हुई तो उससे हर कोई बड़ा नेता ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन करने से बचेगा, क्योंकि ब्राह्मण विधायक बैठ के आपस में मीटिंग करें ये बहुत बड़ी बात है और हमेशा एकजुट नहीं होते हैं, जैसा कुटुंब परिवार की बात सामने आई। अगर एक पारिवारिक कार्यक्रम था तो कुटुंब परिवार या व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की क्या जरूरत थी? उसमें तो रिश्तेदार वैसे बुलाए जा सकते हैं। उसमें बोर्ड लगाने की क्या जरूरत थी? होर्डिंग लगाने की क्या जरूरत थी? तो सबके सियासी माने होते हैं। हालांकि अगर ताकत मिलेगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी के विधायक हैं, तो अगर उनको पीछे से बैकअप कहीं मिलेगा कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए और एक ताकत दिखाई जाए तो हो सकता है। लेकिन बहुत ये कठिन कार्य है कि इस तरीके की चीजें बहुत सारे नेता आगे निकल करके आ पाए, क्योंकि जो कुटुंब परिवार है उसमें काफी दिन से राजा भैया सबका नेतृत्व करते हैं। कई सारे और ऐसे चेहरे थे, सारे लोग इसमें शामिल थे और कई मौकों पे तस्वीरें हमेशा आती रहती थी, किसी भी दल में रहें, लेकिन तस्वीरें कभी कभी एक साथ आती हैं। तो अगर बैठक हो रही है, विधायकों की बैठक हो रही है, तो बहुत सारी राजनीतिक बातें, सरकार में क्या चल रहा है, क्या चीजें चल रही, ये सब होती हैं और हुई हैं। हालांकि इसकी चर्चा चल रही है, लेकिन इसके पीछे कौन होगा, करेंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से कुटुंब परिवार को लेकर के चर्चा हुई और बीजेपी में 24 से लेके जो गुटबाजी चीजें चल रही थी, तो मुझे नहीं लगता है कि यूपी बीजेपी या बीजेपी नेतृत्व इस तरीके की बैठक अब हो या अलग अलग जातियों की बैठक हो और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व उसको इग्नोर करे, तो संभव नहीं है। अगर ऐसी चीजें सामने आएंगी तो बीजेपी और मैं विजय जी के साथ भी रहूंगा कि हो गई बैठक, कोई जरूरी नहीं है, मगर विजय जी बात निकली है तो दूर तलक जाएगी।
इसीलिए अखिलेश ने इसमें एंट्री ली है। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि ज्यादा बिटवीन द लाइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हो जाता है। विधायकों, देखिए उत्तर प्रदेश में मैं भी काफी दिन से देख रहा हूं, करीब 3 दशक हो गए, क्षत्रिय विधायकों की इस तरह की बैठक हर सरकारों में होती रही है। अब लीडर कौन होता है, पहल कौन करता है, वो अलग मान्य है। कई बार खबरें बाहर आती हैं, कई बार खबरें नहीं आती, और क्रॉस द पार्टी लाइन ये आपस में एसोसिएटेड होते हैं। जैसे अगर सपा में है तो राजा भैया से जुड़े हुए राकेश सिंह है, अभय सिंह भी राजा भैया से बहुत अच्छे संबंध है। राजा भैया अपनी पार्टी चलाते हैं, ये तो समाजवादी पार्टी में दोनों थे, लेकिन इनके संबंध बहुत अच्छे हैं, फैमिली मेंबर के तौर पे हैं। तो क्रॉस दी पार्टी लाइन अगर किसी कम्युनिटी के विधायकों में सबसे ज्यादा तालमेल है तो वो क्षत्रिय विधायक हैं। और हम इस तरह की बैठकें बहुत हमने देखी है और बराबर होती हैं। ये जब खुल जाती है बात तो ठीक है, नोटिस आ गई तो ठीक है, अन्यथा ये बैठक होती है और उसको कोई बुरा नहीं मानता, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि ये प्रैक्टिस में मान लिया जाता है, ये प्रैक्टिस में। विजय जी आप हमारे साथ जुड़े, पंकज जी आप भी जुड़े बड़ी खबर में, और बड़ी बेबाकी से लोगों तक बात पहुंची कि बैठक में क्या हुआ और पूजा पाल की टाइमिंग क्या हुई। दोनों खबरों पे बड़ी ईमानदारी से चर्चा की गई, लेकिन आज सीएम योगी विधानसभा में विपक्ष पर फायर थे। वो सुनिए तो सदन के बाहर अखिलेश यादव ने चुन चुन के पलटवार किए। मैं देख रहा था कि आप लोग जब गौ माता के साथ भी धोखा दे सकते हैं तो किसको नहीं धोखा देंगे आप। और यही तो करते थे, जो गौ माता को धोखा दे देगा, गाय का दूध तो पीते थे, गाय को सड़कों पे छोड़ देते थे, कसाईयों के हवाले करा देते थे, यही होता था ना, बूचड़ खाने के हवाले करा देते थे। आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा, ये श्राप तो आपको लग पाएगा। और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। ये कितना अच्छा बोले, अगर गौ माता श्राप देती है, अगर गौ माता श्राप देती है, सांड भी तो श्राप देगा भाई। केवल गौ माता थोड़ी श्राप देगी, गौ माता के साथ साथ सांड भी श्राप देगा। और मुख्यमंत्री जी को ये भरोसा दिलाना चाहिए कि जो लोगों की जान गई है उनके परिवार के लोग श्राप किसको देंगे। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।